यानी औपनिवेशिक दृष्टिकोण कि इसके दो पहलू थे। एक तो अंग्रेजों का अपना इतिहास लेखन और दूसरा वो जो उनकी सोच से काफी प्रभावित था। ये कैसा था? हाँ, देखिए, जो राज कर रहा होता है वो अक्सर इतिहास का इस्तेमाल अपने राज को सही ठहराने के लिए करता है। औपनिवेशिक दृष्टिकोण में यही दिखता है। इसमें कुछ बातें बार बार आती हैं। जैसे? पहली, भारत की एक प्राच्यवादी यानी ओरिएंटलिस्ट छवि बनाना। मतलब भारत को एक ऐसे देश की तरह दिखाना जो पिछड़ा है, रहस्यमयी है, जहां सदियों से कुछ बदला नहीं है और जो पश्चिम से एकदम अलग और एक तरह से कमतर है। अच्छा, मतलब एक स्टीरियोटाइप बनाना। कि वो दावा करते थे कि अंग्रेजों ने ही भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी। ये बात सही है? हाँ, ये उनका एक बड़ा दावा था। मानो अंग्रेजों के आने से पहले भारत सिर्फ छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों का झुंड था। इसके पीछे सोच ये थी कि भारतीय खुद शासन करने लायक नहीं है। इसी से जुड़ी थी वो, क्या कहते हैं, सामाजिक डार्विनवाद की घटिया सोच, जिसमें वो मानते थे कि अंग्रेज नस्ल के तौर पर श्रेष्ठ हैं और इसलिए उन्हें शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है। और वो व्हाइट मैन्स बर्डन या श्वेत व्यक्ति का बोझ वाली बात, हाँ, ये क्या थी? ये भी इसी से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ये इसी सोच का एक और रूप था कि भारत जैसे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना, उन्हें प्रगति के रास्ते पर लाना, ये गोरी चमड़ी वालों का नैतिक कर्तव्य या बोझ है। अच्छा। और फिर पैक्स ब्रिटानिका का दावा, यानी ब्रिटिश राज ने भारत में शांति और व्यवस्था कायम की जहां पहले सिर्फ अराजकता थी। ये सब तर्क अंग्रेजी शासन को जरूरी और फायदेमंद बताने के लिए गढ़े गए थे, आप समझ लीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सत्ताधारी ताकतें इतिहास का इस्तेमाल अपने नजरिए को थोपने और अपने राज को सही ठहराने के लिए करती हैं। ये पैटर्न शायद आज भी हमें सत्ता और ज्ञान के रिश्ते को समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और इसी औपनिवेशिक नजरिए की प्रतिक्रिया में एक तरह से कहें तो उभरा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। हाँ, राष्ट्रवाद। तो इसमें कौन लोग आगे थे और उनका मुख्य जोर किस पर था? देखिए, इसमें दो मुख्य धाराएं थी। पहली, शुरुआती दौर के कुछ अर्थशास्त्री और विचारक जैसे दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे, आरसी दत्त। इन्होंने आंकड़े और तर्कों से यह साबित किया कि अंग्रेजी शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अच्छा। नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी भारत का धन ब्रिटेन की ओर बहाया जा रहा है, हाँ। वो इसी सोच का नतीजा थी। उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश राज भारत के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि असल में नुकसानदेह है। बिल्कुल, यानी उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक दावों की पोल खोल दी। और दूसरी धारा, वो कौन सी थी? हाँ, दूसरी धारा उन नेताओं और इतिहासकारों की थी जिन्होंने भारतीय सभ्यता की महानता और गौरव पर जोर दिया, जैसे तिलक, गोखले, बाद में नेहरू, आरसी मजूमदार वगैरह। जी, उन्होंने अंग्रेजों के इस दावे को चुनौती दी कि भारत पिछड़ा हुआ था। उन्होंने प्राचीन भारत की उपलब्धियों को सामने रखा और स्वतंत्रता संग्राम को एक महान राष्ट्रीय यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। मकसद क्या था इसका? उनका मकसद था भारतीयों में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करना। तो एक तरफ औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को कमतर दिखा रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारत के गौरव और स्वतंत्रता संघर्ष पर जोर दे रहा था। ये तो एकदम आमने सामने की टक्कर लगती है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और प्रभावशाली नजरिया सामने आया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अच्छा। जहां राष्ट्रवादी इतिहासकार गर्व और एकता पर जोर दे रहे थे, वहीं मार्क्सवादी विचारक संघर्ष और शोषण के चश्मे से इतिहास को देख रहे थे। मार्क्सवादी, तो उनका मुख्य फोकस क्या था? नोट्स कहते हैं शासक और शासित के हितों का टकराव। ये सही है? हाँ, मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसके आर्थिक ढांचे और वर्गों के आपसी रिश्तों को समझना जरूरी है। औपनिवेशिक भारत में उनके अनुसार मुख्य टकराव ब्रिटिश शासकों यानी पूंजीवादी वर्ग और भारतीय जनता यानी शोषित वर्ग के बीच था। उपनिवेशवाद का मूल मकसद ही, वो मानते थे, आर्थिक लूट था। लेकिन क्या वो सिर्फ अंग्रेज बनाम भारतीय के टकराव को ही देखते थे या कुछ और भी था? नहीं, यहीं पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण थोड़ा और गहरा जाता है। वो मानते थे कि भारतीय समाज खुद भी अंदर से बटा हुआ था। जमींदार और किसान, फैक्ट्री मालिक और मजदूर, अमीर और गरीब, इनके बीच भी अपने अपने हितों के टकराव थे। और ये अंदरूनी टकराव भी भारत के इतिहास और यहां तक कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे, है ना? वो राष्ट्रवाद को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि वर्गीय हितों से जोड़कर देखते थे। इस नजरिए से लिखने वाले कुछ प्रमुख नाम कौन से हैं? नोट्स में रजनी पाम दत्त और AR देसाई का जिक्र है। हाँ, RP दत्त की इंडिया टुडे और AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म,
इस दृष्टिकोण की क्लासिक किताबें मानी जाती हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास को सामाजिक, आर्थिक और वर्गीय संरचनाओं के संदर्भ में समझने की कोशिश की। लेकिन दत्त के विश्लेषण की आलोचना भी हुई। सुमित सरकार ने इसे अति सरलीकृत कहा है, ऐसा क्यों? हाँ, बाद के कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे सुमित सरकार ने माना कि आरपी दत्त का विश्लेषण थोड़ा ज्यादा सीधा सरल था। सरकार का तर्क था कि राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता, जो अक्सर मध्यम या उच्च वर्ग के बुद्धिजीवी थे, असल में उन किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे, जिनसे उनका सीधा जमीनी जुड़ाव शायद उतना नहीं था। अच्छा, मतलब नेतृत्व और आम जनता के बीच एक दूरी थी? हाँ, जिसे सिर्फ वर्गीय एकता के नजरिए से समझना काफी नहीं है, ऐसा उनका मानना था। ये दिलचस्प है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे औपनिवेशिक दावे के जवाब में राष्ट्रवाद उभरा और फिर मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष का एक नया आयाम जोड़ा। इसके बाद 1980 के दशक में एक और बड़ा बदलाव आया, सबऑल्टर्न या उपाश्रित दृष्टिकोण। ये क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था, सही कह रहे हैं आप। सबऑल्टर्न का मतलब है वो लोग जो समाज के हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, जैसे गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, आदिवासी, दलित, महिलाएं। जी। सबऑल्टर्न इतिहासकारों ने कहा कि अब तक का इतिहास तो सिर्फ एलीट यानी ऊंचे तबके के लोगों, चाहे वो अंग्रेज हों या भारतीय राष्ट्रवादी नेता, के नजरिए से लिखा गया है। तो उन्होंने क्या अलग किया? उनका फोकस क्या था? उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को नीचे से देखना चाहिए, यानी इन दबे कुचले समूहों के नजरिए से। उनके अपने संघर्ष, उनकी अपनी सोच, अंग्रेजों और भारतीय एलीट दोनों के प्रति उनका अपना प्रतिरोध, ये सब इतिहास का अहम हिस्सा है। रंजीत गुहा को इस स्कूल का प्रणेता माना जाता है। अच्छा, रंजीत गुहा। हाँ, उन्होंने और उनके साथियों ने मुख्यधारा के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की कड़ी आलोचना की। किस बात पर आलोचना की? क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रवादी संगठन और उसके नेता जो ज्यादातर ऊंची जाति और वर्गों से थे, उन्होंने आम लोगों की आवाज को या तो दबा दिया या उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में फिट करने की कोशिश की। सबऑल्टर्न स्कूल का कहना था कि आम लोगों की अपनी अलग राजनीति थी, अपनी चेतना थी, जो एलीट नेतृत्व से आप कह सकते हैं स्वतंत्र थी और जिसे समझने की जरूरत है। मतलब इतिहास सिर्फ राजाओं और नेताओं का नहीं। हाँ, बल्कि उन आम लोगों का भी है जिनके संघर्षों को मुख्यधारा का इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सबऑल्टर्न स्कूल कहता है उनकी कहानी भी उतनी ही जरूरी है। वाह, ये तो इतिहास को देखने का बिल्कुल अलग तरीका है, जो आम आदमी को केंद्र में रखता है। इसने जरूर काफी बहस छिड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और दृष्टिकोण पर आते हैं जो हमारे नोट्स में है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण। हाँ, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे समझना जरूरी है, हालांकि ये काफी विवादास्पद रहा है। इस नजरिए की बुनियाद इस सोच पर है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, खासकर हिंदू और मुसलमान, हमेशा से दो अलग और एक दूसरे के विरोधी खेमों में बटे रहे हैं। ओके। इनके हित कभी मिल ही नहीं सकते थे और हमेशा टकराते थे। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ इस दृष्टिकोण के बारे में बता रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। समझ गई। तो ये इतिहास को मूल रूप से धार्मिक समुदायों के बीच टकराव की कहानी मानता है। हाँ, इस दृष्टिकोण के अनुसार मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारत का इतिहास मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों और उनके आपसी संघर्षों से ही तय होता रहा है। ये नजरिया अक्सर दो राष्ट्र सिद्धांत जैसी विचारधाराओं से जुड़ा रहा है। समझ गई। अब एक और स्कूल का जिक्र है, कैम्ब्रिज स्कूल। इनका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग लगता है। ये क्या था? हाँ, कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने एक अलग ही राग छेड़ा। उनका कहना था कि असली खेल अंग्रेजों और भारतीयों के बीच टकराव का उतना नहीं था जितना खुद भारतीयों के अलग अलग गुटों और नेताओं के बीच सत्ता, पद और फायदे हासिल करने की होड़ का था। क्या मतलब भारतीय ही आपस में लड़ रहे थे? किस लिए? उनके मुताबिक ब्रिटिश राज ने जो नए मौके और संस्थाएं बनाई, जैसे काउंसिल, नौकरियां, सरकारी ठेके, उन्हीं पर कब्जा करने के लिए भारतीय नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों में खींचतान चल रही थी। तो राष्ट्रवाद, आजादी की बातें? हाँ, ये सब उनके लिए ऊपरी दिखावा था। असली चीज थी सत्ता का खेल, संरक्षण पाना, पेट्रोनेज और अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा उनका मानना था। ये तो बड़ा सिनिकल नजरिया लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे और आजादी का जज्बा सिर्फ दिखावा था? इसकी आलोचना तो जरूर हुई होगी। नोट्स में एनिमल पॉलिटिक्स का जिक्र है। बिल्कुल, जाहिर है इसकी तीखी आलोचना हुई
आलोचकों ने कहा कि ये नजरिया राष्ट्रवाद जैसी गहरी भावना, विचारधारा, त्याग और बलिदान को सिरे से खारिज कर देता है। हाँ। ये स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ मतलब परस्ती और सत्ता की नंगी लड़ाई या एनिमल पॉलिटिक्स बनाकर रख देता है। ये उन लाखों लोगों की भावनाओं और कुर्बानियों का अपमान है जो किसी ऊंचे आदर्श के लिए लड़े थे। ये वाकई एक विवादास्पद दृष्टिकोण है। चलिए अब उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्याओं पर आते हैं। इनका क्या कहना है? ये आर्थिक पहलू से जुड़ा है शायद। हाँ, ये मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टिकोण है, लेकिन ये राष्ट्रवादियों या मार्क्सवादियों से थोड़ा अलग है। इनका तर्क थोड़ा चौंकाने वाला है। आप कह सकती हैं। चौंकाने वाला कैसे? ये कहते हैं कि भारत जैसे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना लंबे समय में खुद ब्रिटेन के आम लोगों के लिए भी फायदेमंद नहीं था। ये कैसे? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ब्रिटेन ने उपनिवेशों से खूब कमाया। इनका तर्क है कि ब्रिटेन ने भारत जैसे देशों में कच्चा माल हासिल करने और अपना सामान बेचने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा, मतलब पूंजी लगा दिया। अच्छा। ये पैसा अगर ब्रिटेन में ही नए उद्योगों, खासकर छोटे उद्योगों में लगता तो ब्रिटेन का अपना औद्योगिक विकास ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से हो सकता था। यानी उपनिवेशों पर अत्यधिक निर्भरता ने ब्रिटेन की अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से कमजोर किया। ये उपनिवेशवाद के आर्थिक नतीजों पर एक बिल्कुल अलग बहस खड़ी करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि उपनिवेशवाद का असर खुद औपनिवेशिक ताकत पर क्या पड़ा। अच्छा, और अंत में नारीवादी दृष्टिकोण, जाहिर है ये महिलाओं पर केंद्रित होगा। हाँ बिल्कुल। नारीवादी इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास लिखते समय अक्सर पुरुषों के अनुभवों को ही सार्वभौमिक मान लिया गया और महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। उनका काम है इतिहास में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना, सिर्फ पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि कर्ता एजेंट के तौर पर भी। कर्ता के तौर पर मतलब कि इसका क्या अर्थ है? मतलब ये देखना कि महिलाओं ने इतिहास बनाने में क्या भूमिका निभाई, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी कैसी थी, उन्होंने अपने अधिकार कैसे हासिल किए और साथ ही उन्हें किन सामाजिक बुराइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से वंचिता, इन सब पर ध्यान देना। अच्छा। नारीवादी दृष्टिकोण महिलाओं के अपने अनुभवों, उनकी आवाजों और उनके संघर्षों को इतिहास के केंद्र में लाने की कोशिश करता है। इस संदर्भ में नोट्स में पंडिता रमाबाई और कैथरीन मेयो का जिक्र है। ये कौन थी? हाँ, पंडिता रमाबाई की किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 उस समय ऊंची जाति की हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति पर एक जबरदस्त दस्तावेज है। ओके। वहीं कैथरीन मेयो की मदर इंडिया 1927 बहुत विवादास्पद किताब थी, जिसने भारतीय समाज और खासकर महिलाओं की स्थिति की तीखी आलोचना की थी, जिसे कई राष्ट्रवादियों ने भारत को बदनाम करने की साजिश माना था। विवाद तो हुआ होगा। हाँ, लेकिन इन दोनों किताबों ने अपने अपने तरीके से महिलाओं की स्थिति पर बहस को तेज किया और नारीवादी इतिहास लेखन के लिए जमीन तैयार की, ये कहा जा सकता है। तो आज हमने देखा कि आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के कितने सारे अलग अलग चश्मे हैं। औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, सांप्रदायिक, कैम्ब्रिज, उदारवादी और नारीवादी। हर नजरिया एक अलग कहानी कहता है। ये तो सच में काफी जटिल तस्वीर है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी एक नजरिए को ही अंतिम सत्य ना मान लें। हर दृष्टिकोण की अपनी सीमाएं हैं, अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, है ना? सही कहा। जब हम इन सभी नजरियों को जानते और समझते हैं, तभी हम इतिहास की ज्यादा संतुलित, गहरी और आलोचनात्मक समझ बना पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि लगातार लिखी और फिर से लिखी जाने वाली कहानी है। और ये हमें ये सवाल पूछने की ताकत देता है कि ये कहानी कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, और क्या कुछ ऐसा है जो कहानी से छूट गया है या जानबूझकर छुपाया गया है। एकदम सही कहा। इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ना हमें ज्यादा जागरूक और सोचने वाला नागरिक बनाता है। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। हमने आधुनिक भारतीय इतिहास को देखने के कई अहम नजरियों को समझा और जाना कि कैसे समय के साथ इतिहास लिखने का तरीका बदला है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम किसी एक ऐतिहासिक घटना को, मान लीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को ही ले लें, इन सभी अलग अलग नजरियों से देखें तो हमारी समझ कैसे बदलेगी? औपनिवेशिक इतिहासकार उसे कैसे देखेंगे? राष्ट्रवादी कैसे? मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, नारीवादी इतिहासकार किन बातों पर जोर देंगे? इस पर विचार करना इतिहास को समझने का एक दिलचस्प अभ्यास हो सकता है। निश्चित रूप से इस पर सोचना ज्ञानवर्धक होगा।